नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात कर रहे हैं उस हिस्से की जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ी और कड़ी साजिशों को अंजाम देने की फिराक में रहता है, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। और यहाँ की सेना जो आतंक परस्ती नीतियों की वजह से हमेशा विवादों में रहती है, और अब तो सेना की ही वजह से बेड़ा गर्क एक कहीं ना कहीं उस देश का हो रहा है। पाकिस्तान की सेना के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जिन्हें शाहबाज सरकार ने कथित लोकतंत्र का मजाक बनाते हुए एक तरह से सेना का मालिक बना दिया। कैसे, आइए मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। पाकिस्तान की संसद ने सीडीएफ आसिम मुनीर की शक्तियों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। उसे पाकिस्तान के सभी सैन्य अभियान अधिकारियों और कर्मचारियों से जुड़े मामलों में और भी ज्यादा अधिकार दे दिए हैं। मुनीर को कर्मचारियों के रिटायरमेंट, नौकरी से निकाले जाने और आयु सीमा में बदलाव करने का भी हक दे दिया गया। पाकिस्तान की संसद ने डिफेंस फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2026 और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट 2010 में संशोधन किया। डिफेंस फोर्सेस एक्ट के तहत पाकिस्तान की जो तीनों सेनाएं हैं वो अब एक ही कमांड के स्ट्रक्चर के तहत लाई गई है। सीडीएफ आसिम मुनीर इस कमांड स्ट्रक्चर के प्रमुख रहेंगे। समझ जाइए क्या हाल होगा। खास बात यह कि ये जो बिल है विपक्ष के वॉकआउट के दौरान पास किया गया, यानी पाकिस्तान के जो तमाम हुक्मरान हैं वो नहीं चाहते कि एक बार फिर से कोई एक ऐसा सनकी तानाशाह पाकिस्तान में आए जो और भी ज्यादा बेड़ा गर्क कर दे। ये जो पूरा ड्राफ्ट है, उस ड्राफ्ट के अनुसार सीडीएफ सभी जवान और अधिकारियों को रिटायर कर सकेगा अपने मन मुताबिक, सेवा से मुक्त कर सकेगा अपने मन मुताबिक, इस्तीफा या तो मंजूर या नामंजूर कर सकेगा अपने मन मुताबिक। नए कानून के तहत मुनीर को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के मुख्य सैन्य सलाहकार के रूप में भी काम करना है। और इस बदलाव से मुनीर का पाकिस्तान का जो परमाणु कमांड का जो स्ट्रक्चर है वो प्रत्यक्ष रूप से एक तरह से प्रभाव बढ़ेगा, यानी परमाणु हथियारों का बटन प्रधानमंत्री के हाथ में रहेगा जरूर, लेकिन बटन दबाना है नहीं दबाना, कब दबाना है, यह प्रधानमंत्री तय नहीं करेंगे। उस पर सीधा कंट्रोल होगा मुनीर का। अब फिलहाल पाकिस्तान की जो सीडीएफ आसिम मुनीर बेहिसाब शक्तियों से नवाज दिया गया, लेकिन उनके साथ के लोग ही अब उनके बारे में क्या सोचते हैं वो भी आपको जरा जान लेना चाहिए। पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चेतावनी दी थी। खबर है कि बाजवा ने आसिम मुनीर को मानसिक रूप से अस्थिर और सनकी बताते हुए सेना प्रमुख ना बनाने की बात कही थी। पाकिस्तान के पत्रकार मोहित पीरजादा के अनुसार अगस्त 2022 में इमरान खान के आवास पर एक पार्टी में वो शामिल थे जिसमें पाकिस्तान के कई सीनियर जर्नलिस्ट भी मौजूद थे। पीरजादा के अनुसार इमरान खान ने कहा कि बाजवा ने उन्हें आसिम मुनीर को सेना प्रमुख नहीं बनाने को कहा था। साथ ही बाजवा ने मुनीर को मानसिक तौर पर अस्थिर और सनकी भी बताया था। फिलहाल मुनीर पाकिस्तान में ताकतवर हो चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं। जिस तरह उनकी कट्टरता के बारे में खबरें सामने आती हैं, जिस तरह से सहयोगियों के उन्हें लेकर विचार सामने आते हैं, उससे एक बात तो जरूर स्पष्ट हो जाती है कि जब जब पाकिस्तान में सेना की तरफ से पावर हासिल करने की कोशिश की गई, उसने पाकिस्तान के लिए तो मुसीबत का सबब एक तरह से क्रिएट किया ही, हिंदुस्तान के खिलाफ भी साजिशें रचने से वो बाज नहीं आया। इसीलिए भारत को भी सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि इन सबके बीच में सवाल ये भी कि मुनीर के सीने पर सजे जो तमगे हैं, आखिर वो किस लिए हैं? जब पाकिस्तान भारत से जंग हारा, ये तमगे तब उन्हें दिए गए जब पाकिस्तान में अपनी ही सेना के हाथों तमाम आवाम मारी गई। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पीओके और पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में नाराजगी भी देखने को मिली। तब उनका तमगा और भी बढ़ा दिया, उनका कद और भी बढ़ा दिया गया। फिर ये क्या मायने हैं? बड़े सवाल। क्या शहबाज शरीफ किसी मजबूरी में सीडीएफ आसिम मुनीर की शक्तियां बढ़ाते जा रहे हैं? पाकिस्तान की सेना पर मुनीर का नियंत्रण बढ़ना शहबाज शरीफ के तख्ता पलट की क्या उल्टी गिनती शुरू होती है? पाकिस्तान ना तो भारत से जीत सका, ना किसी और देश से। फिर उसके जवान अपने सीने पर ये जो बहादुरी के तमगे लेकर नजर आते हैं, उनके क्या मायने हैं? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है। रक्षा विशेषज्ञ
रिटायर्ड विंग कमांडर आलोक सहाय जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजन जामवाल जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं, पाकिस्तान से जर्नलिस्ट डॉक्टर सज्जाद बुखारी मेरे साथ में है, रक्षा विशेषज्ञ पाकिस्तान से ही मेजर नदीम शेख मेरे साथ में कनेक्टेड है। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सज्जाद बुखारी, मैं आप ही से चर्चा की शुरुआत करना चाह रही हूँ। जरा मुझे बताइए कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या ज़रूरत है कि पाकिस्तान की जो सरकारें हैं वो फिलहाल बड़े सेकेंडरी पोजीशन पर फिर से आती हुई नजर आती हैं, और शहबाज सरकार की या शहबाज शरीफ की ऐसी क्या मजबूरी है कि एक बार फिर से उन्होंने अपने आप को ओवररूल करने के लिए एक और ताकतवर व्यक्ति को बैठाने की कोशिश की या उनको ताकतें दे दी? बहुत शुक्रिया नैना। आदाब अर्ज़ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। वो एक हमारे यहाँ मिसाल बड़ी मशहूर है, कहते हैं आग जाने अंगार जाने, अंगार जाने लोहार जाने। मुझे इस बात की समझ नहीं आती है पाकिस्तानी नाश्ता कब करते हैं, डिनर कब करते हैं, लंच कब क्या करते हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब होती है, किसको ये तमगा देते हैं, किसको ये अवार्ड देते हैं। मरोड़ जो है वो हिंदुस्तानियों को पढ़ रहे होते हैं और मोदी और गोदी मीडिया को तकलीफ हो रही होती है, जबकि डेवलपमेंट्स पाकिस्तान में हो रही थी। ये हमारा इंटरनल मैटर है और सबसे बढ़कर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को इस एजाज बख्शने या ये जो आर्म फोर्सेस एक्ट 2026 जो है इसकी अप्रूवल, इसके पीछे जो है हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का इस वक्त पाकिस्तान को उरूज पर पहुंचाना, मई यानी मालिक हक में फतूहात और एक तसलसल के साथ पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक विक्ट्री दिलवाना जो है, ये तमाम फैक्टर्स उसके अंदर शामिल है। और फिर उसके अंदर बिलखुसूस जो हमारा इस वक्त मक्का पैक्ट हुआ है, तो ये तमाम के तमाम जो है उसमें एक एफर्ट्स नजर आती है जो कि एक मिलिट्री और सिविल लीडरशिप की एक बामी जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी बदौलत ये सब कुछ हुआ है। तो ये तो हमारे पार्लियामान का मसला है, और ये पार्लियामान में जो नुमाइंदे बैठे हैं वो इलेक्टेड नुमाइंदे बैठे हैं, वो पूरे पाकिस्तान की आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी मर्जी है वो जो भी करे। तकलीफ आपको क्यों हो रही है? आप लोगों को इससे क्या मसला है? आप लोगों को क्यों आसिम मुनीर साहब जो है इतना, और आसिम यात्रा आप इतनी ज्यादा करते? मैं बताती हूँ सज्जा। देखिए, आपने जो बातें कही, आपने हालांकि इस दौरान जो उल्टी पुल्टी बातें कही, फिर भी मैंने खामोशी के साथ में आपको बोलने का मौका दिया क्योंकि फिर आप नाराज हो जाते हैं। लेकिन आपने कहा कि भाई हिंदुस्तान के पेट में दर्द, हिंदुस्तान के पेट में दर्द नहीं हो रहा बल्कि पाकिस्तान के सर का दर्द बन जाता है हिंदुस्तान, आपको पता है। और जब जब पाकिस्तान में इस तरह से मिलिट्री रूल आता है, क्योंकि आपका एक तरह से बाय डिफॉल्ट मिलिट्री रूल ही है, जब जब मिलिट्री रूल आता है तो हम सभी को पता है, क्योंकि नियत और नीति कभी बदल नहीं सकते, नियत तो कभी नहीं बदली जा सकती। अच्छा सहाय सर, आपसे मैं समझना चाह रही हूँ, ये जो बदलाव है ये मजबूरी है, जरूरी है, आखिर है क्या खास तौर से? नैना जी नमस्कार। अब पाकिस्तान में देखिए, ऊपर पाकिस्तानियों के लिए क्या है, ऊपर में अल्लाह और नीचे में मुनीर, बीच में अब कोई नहीं है। और ये एक ब्रिटेन के विल्सन सेंटर साउथ एशिया इंस्टीट्यूट, सॉरी वाशिंगटन में है। इसके जो डायरेक्टर है, फॉर्मर डायरेक्टर माइकल कुगलमैन ने बड़ा अच्छा कहा है कि ये जो है ये एक हाइब्रिड सिस्टम की शुरुआत नहीं है, ये पोस्ट हाइब्रिड सिस्टम है। और ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस जो है वो अनलिमिटेड है। ये बैलेंस नहीं क्रिएट किया गया है, ये इम्बैलेंस क्रिएट किया गया है। इसमें तो आपने बिना बोले हुए मिलिट्री रूल लगा दिया, जुडिशियल पावर्स को खत्म कर दिया। आपने मुल्ला मुनीर को आपने ये पावर दे दिया कि उसको आता जीवन उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगाए जा सकते, उसको सुपर जुडिशियल अथॉरिटी दे दी, कोई उसके ऊपर चार्ज नहीं लगाया जा सकता, किसी चीज का अपराधी घोषित नहीं हो, चाहे वो कुछ भी कर ले। तो किसी भी अधिकारी को, किसी भी मिलिट्री मैन को, चाहे वो जितने दिनों तक रखे, जितने दिनों तक उसकी सर्विसेज बढ़ा दे। ये तो डिक्टेटरशिप में भी इस तरह के अनलिमिटेड पावर जल्दी नहीं होते थे। आप देखिएगा, और देखिए कोई परेशानी नहीं है, पाकिस्तान इस बात को मान ले कि उसके यहाँ मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, लेकिन वो जावा पहनते हैं कि हमारे यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट है। अरे इलेक्टेड गवर्नमेंट किस बात की है? अब तो लीगल एडवाइजर के जो पावर्स दिए गए इस एक्ट में, उसके तहत कैबिनेट बाध्य है मुनीर साहब के सजेशंस को मानने के लिए और उनके एडवाइस को पर अमल करने के लिए बाध्य है। इस एक्ट में ये भी है, ही इज नॉट ओनली ए प्रिंसिपल एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट, बट द कैबिनेट is liable to listen to his advisors and act upon it. इस एक्ट में ये फैक्ट है।
तो ये जो है ये एक वर्चिपन है, ये एक ताकत एक्वायर करने का एक अनलिमिटेड। और देखिए इसमें मैं नैना जी आपको बताऊं, इनको खतरा धीरे धीरे जैसे बढ़ रहा है, जैसे जैसे पाकिस्तान टूटने के कगार पे आ रहा है, 3 जगह से वहां पर झंडे खड़े कर दिए गए। एक ने तो अपने आप को स्वतंत्र भी घोषित कर दिया, झंडा भी फहरा दिया। तो वैसे वैसे इनको अब जरूरत है कि अपने क्षेत्रों में कैसे हम पकड़ बनाए, और ये जानते हैं कि लीगल तरीके से अपने क्षेत्रों में पकड़ ये नहीं बना पाएंगे। यहाँ पर एट्रोसिटीज इस लेवल की होंगी कि उसके ऊपर कोई भी फ्यूचर में अगर मुनीर साहब करते हैं या पाकिस्तानी आर्मी करती है तो उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लग पाएगा। सही, यही तो बात है। देखिए इसी को एक तरह से कवर देने की कोशिश है। वेल मेजर नदीम शेख, मैं आपको क्या बधाई दे दूं पाकिस्तान का कंप्लीटली आर्मी स्टेट बनने के लिए, क्योंकि खासतौर से अगर सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करें वो तो पूरी तरह से जीरो। बधाई ले लीजिए, पाकिस्तान आर्मी स्टेट बन गया एक बार फिर। देखिए ये जो सीडीएफ की कमांड है, ये दोनों फौजी भाई बैठे हुए हैं सीनियर में, दे नो इट कि ये डिफेंसिव फोर्स है। यानी ये मल्टी डोमेन जो आजकल लड़ाई की नई टेक्निक आई है जिसमें मल्टी डोमेन जो है वॉरफेयर है, इसके लिए कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड जरूरी हो गई है। अब सेपरेट फोर्सेस की कमांड नहीं रहनी चाहिए बल्कि देयर शुड बी अ यूनिटी ऑफ कमांड, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर भी आ गया, इसमें साइबर वॉरफेयर भी आपकी आ गई है, इसमें आपकी कम्युनिकेशन वॉरफेयर भी आपकी आ गई है, साइकोलॉजिकल। तो ये इसमें मेन जो बेसिकली जो आई है वो दो बड़ी, वो साइबर और न्यूक्लियर वॉरफेयर। इसके लिए यूनिटी ऑफ कमांड की जरूरत है। ये नहीं कि एयरफोर्स अपने मर्जी से न्यूक्लियर का इस्तेमाल करे, जहाज में लगाकर चला जाए, या नेवी अपनी मर्जी से सबमरीन से फायर करे। नहीं, इसके लिए यूनिटी ऑफ कमांड की जरूरत है। ये हमारे पास लेकिन फिर ये मान के चलिए जो मौजूदा आपकी जो सो कॉल्ड सिविलियन गवर्नमेंट है वो क्या अब सिर्फ रबर स्टैंप वाली रह गई है क्या? जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होंगे वो सिर्फ रबर स्टैंप के लिए होंगे? दैट्स इट। इसमें कोई भी शिक ऐसी नहीं है जिसमें सिविल पावर्स ली गई हो। उन्होंने कहा, उसमें कहा गया है कि जो भी अंडर कमांड, उसमें जो भी अंडर कमांड मिलिट्री ऑफिसर्स होंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द ग्रेड, तो वो जाहिर है कि वो अंडर कमांड होंगे। अंडर कमांड उसी वक्त होते हैं व्हेन यू कैन हार्म और चार्म, यानी यू कैन फायर देम, यू कैन हायर देम, यू कैन एक्सटेंड देयर सर्विसेज, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कंपल्शन और अच्छा, लेकिन सर इसका मतलब आप ये मान रहे हैं ना कि पाकिस्तान की सेना में वाकई में चाहे बात इस तरह से हम बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार की माने या ये तमाम इस तरह की कहीं ना कहीं बड़े लूप होल्स रहे हैं जिसकी जरूरत आपको महसूस हुई होगी, शायद तभी आपका एक बड़ा हिस्सा आपकी असेंबली का वो वॉकआउट कर जाता है, लेकिन बड़े दमखम के साथ में ये बिल पास करने की कोशिश की जाती है। जरूरत होगी ना फिर। एक तो हमारी कुछ इस इख्तिलाफ में ऐसा एटीट्यूड है कि उन्होंने तो ये पढ़ा ही नहीं है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसमें कहीं पर भी कोई सिविलियन से लेना देना नहीं है। सिर्फ मिलिट्री एडवाइस होगी, मिलिट्री एडवाइजर होंगे प्राइम मिनिस्टर के, मिलिट्री से रिलेटेड जो है वो कमांड होगी। दोनों जो चीफ है, तीनों चीफ है वो अंडर कमांड होंगे। ठीक है सर, यानी कि अगर प्रधानमंत्री के, आपके यहाँ के प्रधानमंत्री के अगर वो सलाहकार होंगे तो हम सभी को पता है कि डिसीजंस क्या होंगे। कान यहाँ से पकड़े राजन जी या घुमा कर पकड़े, बात बराबर हो गई क्या? और अब ये कहा जाए कि पाकिस्तान एक ऐसा देश बन गया जहां पर 5वीं बार मिलिट्री रूल लग गया, यहाँ पर अब डिफेक्टो रूल जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सेना का ही हो गया है। देखिए इनका जो हाइब्रिड सिस्टम है वो उसको कैसे भी डिफाइन करें, एक्चुअली हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, करते रहे, बिकॉज मतलब अपना है। मैं यकीन करता हूं एवरी कंट्री गेट्स द लीडरशिप इट डिजर्व्स। सो बिल्कुल सही है, जो ये करना चाहते हैं करें। हाँ, नदीम जी ने कुछ मतलब सवाल खड़े किए थे, आई वुड लाइक टू रिप्लाई टू दैट। ही सेड कि वो अगर एक यूनिटरी ऑफ कमांड नहीं होगी तो नेवी वाला अलग एटम बम लेके घूमेगा, एयरफोर्स वाला। देखिए आई एम श्योर अभी तक जब से एटम बम बनाया है पाकिस्तान में, यू हैड ए फंक्शनल न्यूक्लियर कमांड स्ट्रक्चर, बढ़िया था, चल रहा था। तो ऐसा तो नहीं था ना कि भी उसके लिए बनाया गया।
बिल्कुल सही बात है कि एक कंसोलिडेटेड मिलिट्री एडवाइस पॉलिटिकल लीडरशिप को चाहिए, बिल्कुल जेन्युइन रोल है, हमारा भी सीडीएस मिलिट्री एडवाइस देता है। पर यहाँ पे क्या है कि ज्यादा पावर ऑपरेशनल से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दी गई है। नो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मतलब जो सर एक चीज सर, एडवाइस देना और कॉल लेना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी बताइए। सुनिए ना, ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एक होता है तरीका अपने लॉयलिस्ट को रिवार्ड करने का और लॉयलिस्ट को पालने का, ताकि कोई गलती से आगे पीछे ना हो जाए। जो लॉयलिस्ट है उसकी सर्विस भी बढ़ेगी। अगर लॉयल नहीं है इंडिविजुअली, आई एम नॉट सेइंग लॉयल टू द कंट्री और समथिंग, इंडिविजुअल लॉयल्टी, तो जब ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उस टाइप की हो जाती हैं कि आप किसी को भी सर्विस एक्सटेंड कर सकते हो, आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, किसी को भी निकाल सकते हो, यू डोंट हैव टू गिव रीजन। आई मीन जैसे हमारे यहाँ इट इज नॉट इजी, यू कांट टेक आउट ए चाहे प्रॉपर कोड ऑफ इंक्वायरी, कोर्ट मार्शल, मतलब तरीके हैं उस हिसाब से, नॉट एट विम एंड फैंसी। किसी के पास पावर नहीं है, इवन चीफ ऑफ आर्मी के पास, स्टाफ के पास पावर नहीं है विदाउट ए ड्यू प्रोसेस। चीफ को कान से पकड़ के निकाल देते हैं। नेवल चीफ को आपने ऐसे निकाला जैसे दूध में से मक्खी की तरह। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए अगेन देयर वाज अ प्रोसेस ऑफ लॉ, इट वाज द प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल ग्राउंड बना दिया कि जी मेडिकल ग्राउंड है, ही हैज गॉट हियरिंग प्रॉब्लम और थिंग लाइक दैट। आप बताइए नेवल चीफ को आप लोगों ने इस तरह से निकाला। इट वॉज नॉट ए मिलिट्री डिसीजन। आप अंतर समझ रहे हैं ना कि पॉलिटिकल लीडरशिप का डिसीजन और मिलिट्री लीडरशिप का डिसीजन, जब मिलिट्री लीडरशिप करती है वो खाली लॉयलिस्ट पैदा करेगा, तो कोई बात नहीं है। आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए कि जहां सिर्फ लॉयलिस्ट आगे बढ़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हमें ना पाकिस्तान के ऊपर ही ज्यादा डिस्कशन नहीं इन चीजों पे करनी चाहिए। आई सिंसियरली बिलीव कि इसका हमारे पे क्या खतरा हो सकता है, हमें उस पर ध्यान रखना चाहिए। जो पाकिस्तान में हो रहा है वो संभालें, हमारे लिए क्या है अभी वी शुड डिस्कस कि पीओजेके में हो रहा है, यार हमारे पास रिफ्यूजी तो नहीं आ जाएंगे, हमको उनको बचाने के लिए अपने आप को क्या करना है। इनसाइड इनके बलूचिस्तान में क्या होता है, पीओजेके में क्या होता है, दिस थिंग बिल्कुल राइटली आई डोंट केयर, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, वो उनका अपना तरीका है, क्या करेंगे ये करेंगे, दुनिया क्या रिएक्ट करेगी नहीं करेगी, दैट इज माय इशू। बट जहां पे इम्प्लीकेशन हमारे पे आती हैं। नहीं वैसे राजन जी आज तो मुझे हालांकि मेजर नदीम शेख के भी चेहरे पर वो खुशी नजर नहीं आ रही जो हर बार आती है। वो शायद बखूबी जानते हैं कि लोकतंत्र की लाश पर कहीं ना कहीं जो इनके चीफ ऑफ एवरीथिंग जो बना दिए गए हैं उनको ये तमगा दे दिया गया। देखिए ये अब तो वो कभी रिटायर ही नहीं हो सकते, उनको रिटायर करने की हैसियत किसी की नहीं है। सर राजन ने बहुत अच्छी बात की, उन्होंने यही कहा कि देखिए हमें आप प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया को प्रॉब्लम नहीं है, और फिर मल्टी डोमेन वारफेयर का दौर है, आपको जरूरत है। इंडिया में भी इंशाल्लाह आप देखेंगे एक दिन होगा, फिर दूसरा एवर इज कमांडिंग। अब क्योंकि नई कमांड है तो इसके लिए जाहिर है कि आपको नए एक्ट है। पहले सारी चीजें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के उसमें लिखी थी, एयर चीफ के लिखी थी, नेवल चीफ के लिखी थी। अब हमारा हेडक्वार्टर भी जीएचक्यू की जगह अब नया हेडक्वार्टर बनने जा रहा है डीएफएचक्यू, यानी डिफेंस। अच्छा ठीक है, मैं सजाद को रोक करूं, लेकिन यहाँ पर सहाय सर कुछ कहना चाह रहे। सहाय सर, क्या ये कहा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण एक भरोसे वाली बात होती है आपकी जो तीनों सेनाएं हैं उन पर भरोसा, उनके चीफ, उनको कंट्रोल करने के लिए उनके बीच का व्यक्ति क्या वो भी भरोसेमंद नहीं है, और इसका आखिर जनता को क्या फायदा होने वाला है? देखिए नैना जी, ये जो बता रहे हैं ना कि यूनिफाइड कमांड इन बनाने के कारण ये किया गया है, जी नहीं, यूनिफाइड कमांड तो पहले से ही था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है ये तो यूनिफाइड ही है, उसका जो हेड है वो तीनों को हेड कर रहा है। आप उसके पावर्स बढ़ा दीजिए, लेकिन आप ये ध्यान दीजिए पावर वहां तो पहले से ही थे, वो पावर तो पहले ही थे उनके पास थे। पावर क्या दिए गए हैं वो देखिए, पावर ये दिया गया है कि ये किसी को भी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, किसी की भी सर्विसेज, किसी भी कितने भी सालों तक इनको अपॉइंटमेंट पर रख सकते हैं। नंबर एक, कोई कानून कोई कॉन्स्टिट्यूशन उस पर बाधा नहीं डालेगा। इन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया है कि मतलब मिलिट्री जनरल जो चाहेगा वो कानून होगा, मिलिट्री जनरल जो कैबिनेट को सजेस्ट करेगा वो कैबिनेट को मानना पड़ेगा। मिलिट्री जनरल कुछ भी कर दे उसके ऊपर कोई भी अपराध घोषित नहीं किया जाएगा, ये इस पावर्स में है। इन्होंने जो 27th अमेंडमेंट किया है पहले पिछले बार, उसमें तो इन्होंने जुडिशरी का भी गला घोट दिया था, सुप्रीम कोर्ट के पावर्स को खत्म कर दिया है उन्होंने।
कुछ मात्र अमेंडमेंट करने के कुछ घंटे के अंदर में 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने रिजिग्नेशन दे दिया था। तो अभी देखिए इनकी जुडिशरी तो गई, अभी जो लेजिस्लेटिव बॉडी थी कैबिनेट और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, और वो भी आर्मी के अंडर आ गई। तो ये पाकिस्तान की हालत जो है, उन्होंने बहुत सही हमारे को पैनलिस्ट ने कहा, every country gets the leader and the system it deserves। आप देखिए यही जिस तरह से वहां के लोगों का मानसिकता है, वहां के लोगों की, उसी तरह से वहां कानून बनेगा, उसी तरह से वहां पर लोग रहेंगे। बड़ी सब कानून, मुझे तो अभी जैसे कानून या लोकतंत्र की बातें आती है तो वो सब बड़ी धराशायी इधर उधर गायब नजर आती है। जी यहाँ पर मेजर नदीम शेख कुछ कह रहे हैं सर। देखिए, जो पहले हमारे पास चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होते थे, वो एयरफोर्स की भी हो सकते थे सर, नेवी के भी हो सकते थे, आप लोग भी जानते हैं अच्छी तरह। आपको पता है पाकिस्तान में आर्मी सुपीरियर, क्योंकि एएसएफसी आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, जो न्यूक्लियर कमांड जिसको आप लोग कहते हैं, वो तो अंडर कमांड है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के। अब जब चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी यूज्ड टू बी अ कोऑर्डिनेटर, क्योंकि मैं उधर रहा हूं सेक्रेटेरिएट में, तो सर बाकी सारी चीजें ठीक है, बाकी सारी चीजें ठीक है, लेकिन उस सिस्टम को चलिए, अच्छा मैं इसका जवाब, आप तो कहीं ना कहीं उसे डिफेंड करेंगे, बतौर पत्रकार मैं सज्जाद से जरूर समझना चाह रही हूँ। सज्जाद, जनता सड़कों पर, पूर्व प्रधानमंत्री जेल के अंदर, जिस रूप में लगातार और पूरा जो देश है वो कर्जों के तले लगातार दबता जा रहा है, खत्म होता हुआ नजर आता है, कई बड़े हिस्से लगातार सेना के खिलाफ सड़कों पर उतरती नजर आती है, और फिर उसके बाद में आपके जो एक फील्ड मार्शल XYZ जो भी है, चीफ ऑफ एवरीथिंग मैं कहूं, उनको तमगे दिए जा रहे हैं। आखिर ये जरूरत, और जनता को इसका फायदा क्या? देखिए, बिल्कुल जो अवाम के बुनियादी हकूक हैं, तो वो लेजिस्लेटर्स जो हैं वो बैठे हुए हैं, पार्लियामान में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो लेजिस्लेशंस भी कर रहे हैं, और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हो, वो अपना फाल किरदार भी अदा कर रही हैं। लेकिन जो आप जिस मतन की बात कर रही हैं, मेरे ख्याल में आपने आर्म फोर्सेस एक्ट 2026 शायद पढ़ा ही नहीं है, जिसके अंदर आप कह रहे हैं कि ये जो पार्स है वो सिविल पार्स जो है वो भी फील्ड मार्शल के हवाले कर दी गई हैं। चेयरमैन चीफ ज्वाइंट ऑफ स्टाफ जो कमेटी है, वो उनके जो इख्तियारात हैं उनको अरे सज्जाद, मुझे एक बात बताइए, आप ये मुझे समझा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में आप ही के जो असेंबली में तमाम अगर मेंबर्स हैं, वो क्यों वॉकआउट करें? मैं वही तो सवाल पूछ रही हूँ। आपके पूर्व प्रधानमंत्री जेल में, जनता सड़कों पर, असेंबली में जहां पर बिल पास होना था वहां से आपके मेंबर्स वॉकआउट कर जाते हैं। ये जनता का जनादेश आ गया है, आपके एक जनरल का सीधे सीधे फरमान है और कुछ नहीं? देखिए, आपके अभी पंडित अमलोक साहिर साहब जो कह रहे थे ना, तो उनके लिए एक शेर अर्ज है, हर दुखी इंसान इश्क का मारा नहीं होता, हो सकता है आपके यहाँ चाय पी के गया हो। क्या बात है, क्या बात है। आपने चाय पी है क्या? आपने चाय पी के बस खत्म हो गया? मैंने कहा खत्म हो गया। हमने तो खाना खिलाया 1 साल यार, वो भी मैं तो लाख आदमी को चाय लेके घूम रहे हैं। इज रेफरिंग चाय वाला। देखिए नैना जी, मुझे तो समझ में नहीं आता सर, चाय बिरयानी के आगे बात ही नहीं बढ़ पाती है। यहाँ पे चाय और बिरयानी में उलझे हुए हैं। बिरयानी आ जा रही है अमेरिका से, चाय हिंदुस्तान से, चाय वाले ने इनकी बैंड बजा रखी, चिंता बढ़ा रखी है। नैना जी देखिए, उस देश का दुर्भाग्य देखिए, जिस देश में मिलिट्री जनरल को अनलिमिटेड लाइफ लॉन्ग जुडिशियल पावर दे दिया जाए, और वहां का पत्रकार इसको खुशी मना रहा है। आप समझिए कैसी डेमोक्रेसी है, कैसी डेमोक्रेसी है जहाँ पर पार नहीं है, इम्यूनिटी है, जहाँ पे कैसी डेमोक्रेसी है, कैसी मानसिकता है, कैसी मानसिकता है। अरे साहब, आपके यहाँ डेमोक्रेसी है क्या? सर मशरूम बनाए, लोगों को खुराक मुहैया करें, बिहार के लोगों की हालत ज़ात पर गौर करें। आप जो है ये सज्जाद, मुनीर यात्रा करते, सज्जाद आप खाने की बात कर रहे हैं, आप खाने की बात कर रहे हैं। सुनिए ना, फ्री राशन बांटने में सक्षम है हिंदुस्तान, और फ्री राशन ऐसा ना सिर्फ अपनी आवाम के लिए, क्योंकि वो इतना समृद्ध है, उसे पता है कि हमें उसको टैक्सेशन सिस्टम में लाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप इन्हीं नीतियों की बात कर रहे हैं, अगर आप खासतौर से हिंदुस्तान के प्रदर्शनों की बात करते हैं, तो आपको जरा ये खुश होना चाहिए कि हिंदुस्तान में अगर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो शिक्षा क्रांति के लिए करते हैं, वो नई चीजों को सीखने के लिए करते हैं।
और अगर आप एक बार अपने उन बड़े हिस्सों को देखें, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ पाकिस्तान में लोग सड़कों पर उतरते हैं। बड़ी मुझे शर्म आ जाती है जब मैं वहां पर पाकिस्तान के फौजियों की जब वर्दी को ऐसे लटकती हुई देखती हूँ ना, नीलाम होती हुई 10-10 रुपए में। आपको कब से आने लग गई? वैसे शर्म आपको कब से आने लग गई? शर्म आती है, बिल्कुल शर्म आती है कि आखिर कैसे एक ऐसा देश जब जो 14 अगस्त को अपना जन्मदिन मना रहा होता है, सुनिए ना, 14 अगस्त को आप जन्मदिन मनाते हैं, 14 अगस्त को आपने अपने देश का जन्मदिन मनाया ना बड़े जोरों शोरों से। आप बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पीओके के बड़े इलाकों में ब्लैक डे के तौर पर वो उस दिन को लोगों ने सेलिब्रेट किया है। आखिर किस चीज के लिए छाती ठोकती है आपकी खासतौर से? सुनिए ना, किस चीज के लिए छाती ठोक रही है आपकी सेना? किस चीज के लिए आपके फील्ड मार्शल ये तमगों को लेकर चल रहे हैं? आपने सेलिब्रेट किया है मुंबई और दिल्ली की आजादी को सेलिब्रेट किया है ना, बाकी तो आपके हाथ से सब कुछ जा चुका है। मुंबई और दिल्ली रह गए आपके पास, आगरा शागरा कोई 2-4 रह गई होंगी, बाकी 7 सिस्टर्स। मैं बताती हूँ, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का है, आपके आका ने भी बोल दिया। अच्छा राजन सर, जम्मू कश्मीर को लेकर इनके आका की तरफ से ही अगर ये बात आई तो बड़ी खलबली मच गई, फ्रॉम ये कहा जाए लाहौर से लेकर सीधे वॉशिंगटन डीसी तक कि भाई साहब ये क्या हो गया, क्यों हो गया, हमारे तो सारे मसले खत्म कर दिए, हमारी तो रोजी रोटी उसी से चलती है। देखिए, सर्जियो गोर ने वो बोला जो दुनिया ऑलरेडी जानती है, और अभी मतलब इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बार बार मतलब मैं पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट एक्चुअली कोई बात या उनकी बात करने में भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता, बिकॉज आई बिलीव कि यार वो उनको अपनी मतलब अगर कोई कहीं पड़ा हुआ है, वो नहीं चाहता कोई उसको निकाले, तो उसको हाल पे छोड़ दो, हाल पे छोड़ दो। सजाद, मैं आपसे बात नहीं करता, इनफैक्ट आई हैव टोल्ड देम कि अगर सजाद को यहाँ लाते हो तो मैं चैनल पे नहीं आऊंगा। I am not speaking to you. Pooja, if you can't control him, I will not come on this channel. I have told your channel before. Don't get me. If Sajjad is there, सज्जाद आपके टर्न पे, सज्जाद आपके टर्न पर आप बोलिएगा। ना मैंने इसका कभी बात का जवाब दिया इस बार, तो ये भी बीच में बोल रहा है। You just shut up and stay outside. This is the only language you understand. Please be continue, sir. पत्रकार हो तो पत्रकार की तरह बात करो। Anyway, मैं बात कर रहा था कि सर्जियो, मैं इनफैक्ट बोल रहा हूँ कि वह जो भी है उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। सर्जियो गोर ने एग्जैक्ट फैक्ट स्टेटमेंट बात करी है, पूरी दुनिया को पता है यार, कश्मीर का मतलब व्हाटएवर जो हमारा हिस्सा है वो तो है ही है, इवन जो पाकिस्तान के पास है दैट इज कमिंग आउट नाउ, जिसपे उन्होंने 40 साल मेहनत करी कि हमारे वाले हिस्से में करे, नाउ इट इज कमिंग बैक। अब वो आग अपने मुंह पे आ रही है, तो हमारा उसमें कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, जो होगा खुद अपनी तरफ होगा। हाँ, हमें क्या है कि भैया रेफ्यूजी नहीं चाहिए हमें, वो हम देख चुके हैं पहले, हमें रेफ्यूजी नहीं चाहिए। आप नहीं खिलाना खा सकते तो कहीं और से मांगो भैया, आप वैसे भी पूरी दुनिया से मांगते हो तो कहीं और से मांग के खाना खिलाओ उनको, हमसे मत मांगो। हमको अपने बॉर्डर सील करने चाहिए, दैट शुड ऑल बी ऑल लिमिटेशन। वी शुड सील आवर बॉर्डर नाइस एंड प्रॉपर, ताकि ये भूखे नंगे हमारे यहाँ खाना खाने ना आए, दैट इज ऑल। और हमें इनसे कुछ नहीं चाहिए। या अच्छा, अब मैं तंदूर वालों को भी रखते हैं, संदूर वालों को भी रख सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है हमारी, हमने 30 साल रखा है। अरे सज्जाद प्लीज ऐसी बातें बोलिएगा जो कम से कम आप उसे जस्टिफाई कर पाए। अगर आप ऐसे तर्क देते हैं ना तो आपकी आवाम भी हंसेगी आपके ऊपर। आप अगर खासतौर से ऐसे रखने, खिलाने पिलाने की बात कर रहे हैं जहां पर जिस देश को पानी के लिए कर्जा लेना पड़ जाए, वो कम से कम ऐसी बातें तो बिल्कुल ना करे। जहां पे लोकतंत्र का, सुनिए ना, जहां पर लोकतंत्र दूर दूर तक नजर नहीं आए, लोकतंत्र की लाश पर आपके यहाँ तमगे सजाए जाते हैं, तो प्लीज आपको ये बात तो बोलनी नहीं चाहिए। मेजर नदीम शेख, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है, ठीक है, बतौर एक अगर आप पूर्व सैनिक के तौर पर देखें तो आपके लिए बड़े गदगद करने वाला दिन होगा, लेकिन सिविलियन गवर्नमेंट या जनता का जनादेश कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है क्या? और अगर इस तरह से कोई कॉल लिए गए, वो भी ऐसे वक्त में जहां पर पीओके में हाल ही में पाकिस्तान की सेना की तरफ से जो बर्बरता की गई, बलूचिस्तान में जिस तरह से हालात हैं, खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह से हालात हैं, गिलगित बल्तिस्तान में लोग लगातार लोकतंत्र को लेकर रो रहे होते हैं, अपनी बेसिक चीजों को लेकर, पाकिस्तान की सेना को लेकर, ऐसे समय में क्या ये कॉल क्या कहता है सर? देखिए, आप पाकिस्तान एक्सटर्नल अफेयर्स में तो आप देखें दुनिया में इस वक्त ग्लोबल स्टेज पर है, अमेरिकन प्रेसिडेंट को, तो इंटरनल अफेयर्स में बिल्कुल चैलेंजेस हैं। हमारे मुल्क में अनरेस्ट भी है, इश्यूज आर देयर, बट हम हर चैलेंज को चैलेंज समझ के लेते हैं और वी आर रिजॉल्विंग इट।
और यही हमारा ये जो आपने इसको कोई भी गवर्नमेंट कह लें, इस गवर्नमेंट का यही एजेंडा है कि अब इंटरनली जो इश्यूज हैं इंशाल्लाह आप थोड़े अरसे में देखेंगे कि वी आर गोइंग टू टारगेट दोज इश्यूज एज वेल, और इन इश्यूज को हमने वंस फॉर ऑल रिजॉल्व करना है। पहली बात तो ये कि देखिए, मैंने हमेशा इंडिकेटर्स की बात करता हूँ। इंडिकेटर्स ये हैं कि आप मुझे दिखाते पूरे पाकिस्तान में कौन से इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ है, कौन सा एयरपोर्ट बंद है, कौन सी ट्रेन बंद है, ठीक है, चाहे बलूचिस्तान में हो, चाहे एजेके में हो, चाहे सर पीओके में हो, कितना बड़ा कौन रेल सी नेटवर्क कोर्स बंद है? है, सर कौन पीओके सी में कितने बड़े रेल नेटवर्क हैं? और वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, मैं वही तो पूछना चाह रही हूँ, बलूचिस्तान में तो जाफर एक्सप्रेस, पीओके में कितने एयरपोर्ट्स हैं, बलूचिस्तान में कितने एयरपोर्ट्स हैं? देखिए कश्मीर के अंदर 2 एयरपोर्ट्स हैं हमारे पास इस वक्त, और बलूचिस्तान में 4 एयरपोर्ट्स हैं, 4 नेवल बेसिस हैं, ठीक है, और पूरा कोस्टल लाइन है, कोस्ट रही गार्ड बात बैठी सर है अगर वहाँ पे, कर्फ्यू की, तो मैरीटाइम देखिए फोर्स। मुझे नहीं पता अब तक तस्वीरें पहुंचती हैं या नहीं, पूरी दुनिया के सामने पीओके की हाल ही की तस्वीरें आई थी, मेडिकल स्टोर तक देखिए, अगर वो वहां पर बंद थे सर, 10 सुनिए ना, 10 जिस जगह डिस्ट्रिक्ट पर है वहाँ पे, देखिए बताइए। ना 3 डिवीजन है, उसमें 10 डिस्ट्रिक्ट हैं। हाँ। 10 डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम पूंछ है, उस पूंछ के अंदर एक तहसील है जिसका नाम ये है, जहाँ पे ईदगाह ग्राउंड है, और वहां के ऊपर ये सारा जो है इशू जो चल रहा है, रावलाकोट की तहसील है और उसके अंदर एक ग्राउंड है, ईदगाह वहां पे चल रहा है। कितने आसानी से उसको तो जस्टिफाई कर देते हैं। अच्छा आलोक साहे जी जो सवाल मैंने यहाँ पर मेजर नदीम शेख से पूछा, मैं आप ही से जानना चाह रही हूँ, वो इधर उधर की बातें हो गई, जिस रूप में अभी हालात हैं उसका फायदा किधर हो रहा है और क्यों? जब एक बड़ा बजट, ये कहा जाए भ्रष्टाचार के बड़े आरोप, हायर फायर रिटायर का सब अगर एक तरफ ऑप्शन है, तो इसकी जरूरत क्या थी जहां पे खुद विपक्ष साथ नहीं दे रहा इनका? देखिए बात क्या है, ये जो नदीम साहब तो बंधे हुए हैं अपने मिलिट्री रूल्स के तहत, पत्रकार साहब की तो ये हालत है कि वो एक शेर है कि अब किसी से कोई शिकायत नहीं है, हम खुद मानते हैं कि हम किसी के लायक नहीं। क्या बात है सर? ये पाकिस्तान ने मान लिया है कि वो अब किसी लायक नहीं बचे, जहां पर पत्रकार जो है मिलिट्री हुक्मरानों, मिलिट्री पावर को बढ़ाने और खुश होता हो, अब वो किसी के लायक नहीं रहा, अब वो किसी से बात करने लायक नहीं रहा। कोई पत्रकारिता, कोई भी डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र नाम की चीज नहीं है। और देखिए पाकिस्तान में ये सब इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान अपने जमीन को पकड़ नहीं पा रहा है, जमीनें उसके पैर से नीचे से फिसल रही है। ये सब इंडिकेटर्स होते हैं। कोई भी देश का शासक जब लॉ बदल के अपने को अनलिमिटेड पावर देता है, तो वहां पर तभी वो ऐसा करता है जब उसके पैर के तले से जमीन खिसक रही होती है। पाकिस्तान में स्थितियां काफी नाजुक हैं, पीओके में जो सिचुएशन है, बलूचिस्तान में जो सिचुएशन है, ये सब इसके इंडिकेटर्स हैं। जी हाँ नैना जी। देखिए सज्जाद, वैसे आपने कहा शेर में मजा नहीं आया, वही कहा जाता है ना कि भाई जो जिसका काम है उसी पर ही सूट करता है, जो जिसका काम है उसी पर सूट करता है। आप कह रहे हैं ना, सुनिए ना, मेरे जो डेजिग्नेटेड विंग कमांडर है, सुनिए तो बात जरा, वो देश की रक्षा करते हैं और वो देश की रक्षा में परफेक्ट है, और यही बात बिल्कुल एक तरह से इंप्लीमेंट होनी चाहिए पाकिस्तान में। जिसका काम है उसी को साजता है। अब पाकिस्तान की सेना अगर सिविलियन गवर्नमेंट का एक तरह से रोल निभाने लग जाए तो वहां पर तो बेड़ा गर्क होना ही है। आप इस बात को मानते हैं ना सज्जाद? देखिए हमारे यहाँ कहावत है, जिसका काम है उसी को साजता है। बताया मैं आपको देखिए बार बार एक मशवरा दे रहा हूं, आप अपनी तरफ तवज्जो दें, लोगों के लिए वॉशरूम बनाएं, खुराक का बंदोबस्त करें, साथ में एक तावीज गले में लटका दें, उस पर लिख दे फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर, तो आपको थोड़ा अफाका भी होगा, पेट का दर्द भी नहीं होगा। मुझे समझ ही नहीं आता, मुझे समझ ही नहीं आता सज्जाद। मुझे लग रहा है कि शायद आपको जो एक आपको ताबीज बना हुआ मिला होगा, तब से आपके दिन फिर गए होंगे ना। आपको ISI की तरफ से ताबीज मिला होगा, आपको लग रहा होगा कि शायद हर किसी के दिन ऐसे ही फिरते हैं, और यही वजह है कि आपको एक चाय वाले से बड़ी दिक्कत हो गई, चिंता होने लगी। वो ताबीज आप भी गले में डाल कर रखिए, वही ताबीज आपको बचा कर रखेगा, क्योंकि पाकिस्तान में वही ISI वाला ही कंट्रोल है सब कुछ। राजन जी, मैं कुछ गलत कह रही हूँ क्या? ये जो सिविलियन गवर्नमेंट की बात है, खासतौर से लोकतंत्र की जो दुहाई देते हैं, लोकतंत्र कहाँ है? ये कहा जाए कि सिर्फ तब तक लोकतंत्र है जब तक दूसरा तख्ता पलट ना हो जाए पाकिस्तान में, और अब तो वो तस्वीर ही नहीं होती। देखिए अगर ये इंट्रोस्पेक्शन करें ना
कि कहां गड़बड़ हो रही है और क्यों पाकिस्तान इस हालत में है, जिस हालत में ये है, जिसको ये मानना नहीं चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट पे हो, मिलिट्री फ्रंट पे हो, किसी फ्रंट पे हो, वो मतलब लेके इधर उधर वो क्या बोलते हैं ना, नैरेटिव बना के उसी को जिसको लाहौरी चूरन बोलते हैं ना, वो लाहौरी चूरन अपनी जनता में बांटते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। बट एक इंट्रोस्पेक्शन जरूरी है कि क्या रह गया, क्यों हमने अपना इंडस्ट्रियल बेस नहीं बनाया, क्यों हमसे ये नहीं बन पाया, क्यों, जबकि ये क्लेम करते हैं कि कुछ साल तक शुरू में हम इकोनॉमिकली भारत से आगे थे 60-70 में, फिर क्या हुआ, कहां गड़बड़ हुआ, क्यों नहीं हुआ, और इस पे अगर इंट्रोस्पेक्शन करें कि उस वक्त जीडीपी कहां इनकी क्यों आगे थी हमारी, क्योंकि जब भारत इंडस्ट्रियल बेस बना रहा था, ये बाहर से इंपोर्ट करके अपना मतलब एक किस्म का इकोनॉमी को दिखा रहे थे कि हमारी इकोनॉमी बड़ी है। इन्होंने कभी इंडस्ट्रियल बेस बनाने की कोशिश ही नहीं करी, इनके किसी लीडर ने बनाने की कोशिश ही नहीं करी है। हमेशा रहा है, भारत में भी रहा है लाइसेंस राज, पर पाकिस्तान में एक अलग लेवल का रहा है। तो उसको डिस्कस करें कभी कि ये कहां गड़बड़ हुआ और किस वजह से गड़बड़ हुआ। अभी अभी इनकी आर्मी ने एक कोई कोर्स किया, सुना है, जो ब्रिगेडियर इकट्ठे किए हैं और जिनको सिविल के ऊपर ब्यूरोक्रेसी का कोर्स करा रहे हैं, 25-30 इकट्ठे करके उनका सिविल ब्यूरोक्रेसी का, कि सिविल ब्यूरो कैसी चलती है, उसके ऊपर कोर्स कर रहे हैं। आई मीन जनता के ऊपर क्या जाता है कि यार ये टेक ओवर की एक और कोशिश है या एडवांस प्रिपरेशन है कि कल को इनको डिविजनल कमिश्नर लगाएंगे, इनको लगाएंगे कहीं, और ऊपर से सिग्नल भी ऐसे आते हैं, वो भाई प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं और जो उनके अपॉइंटेड वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो भाई साहब वो क्या कि भी हम ओपनली टीवी पे आके एडमिट करते हैं हमारा सिस्टम फेल हो गया, अभी हम नया सिस्टम बनाएंगे। ओ भैया, पहले सिस्टम क्यों फेल हुआ उसके ऊपर इंट्रोस्पेक्शन करो, क्यों फेल हुआ, आके अपने ही नेशनल टेलीविजन पे आके डंडोरा पीट रहे हैं कि भैया हमारा सिस्टम बिल्कुल फेल हो गया, अभी हम एक नया सिस्टम बनाएंगे, छोटे छोटे रास्ते बनाएंगे, ये करेंगे, जो करना है करो, पर एक उससे पहले इंट्रोस्पेक्शन करो। जब तक इंट्रोस्पेक्शन नहीं होगी कि उस हालत में क्या पहुंचे, निधि, आई एम श्योर यू वुड एग्री विद मी कि भैया दैट इंट्रोस्पेक्शन इज जरूरी। तो अगर आपकी चलती है तो प्लीज ये तो मुझे लग रहा है वैसे नदीम जी जवाब दे, लेकिन मुझे लग रहा है, देखिए राजन सर की बात में एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगी। ऐसा लगता है कि ये बैटरी वाला एक लोकतंत्र चल रहा है पाकिस्तान में, हर 10 से 15 साल के अंदर उसको रिचार्ज करने की जरूरत पड़ती है। वेल, अभी ये वाली बैटरी कब तक चलेगी ये तो फिलहाल खुदा ही जाने, ये कहा जा सकता है। नदीम सर, सर ने सही कहा है कि इंट्रोस्पेक्शन और रिव्यू और पास्ट लेसन्स, इनको हमें बिल्कुल रिव्यू करना चाहिए और लेसन्स जो पास्ट है हमसे लर्निंग करनी चाहिए और चीजों को सही करना चाहिए। बिल्कुल सही है, हमारे यहाँ पहले इंडस्ट्री या हमारी जीडीपी आपसे ऊपर थी 50s में, अब पीछे चली गई, तो डेफिनेटली देयर इज सम कॉस्ट, देयर इज सम इश्यू, देयर आर सम चैलेंजेस, ऐसी बात नहीं। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये जरूर कहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मिलिट्री का जहां तक ताल्लुक है, उसके अंदर उसकी चाहे डिफेंस प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें हमने जरूर कैपेबिलिटीज गेन की। हमने इंडिया को रिस्पॉन्ड किया अपने से 5 गुना बड़े जो आप समझ लें मुल्क है, उसको रिस्पॉन्ड किया, न्यूक्लियर पे रिस्पॉन्ड किया, बैलिस्टिक्स में, क्रूज के अंदर, वटेवर तमाम एमुनिशन में। फिर आप देखें JF-17 हम बना रहे हैं, आपने तेजा बनाया, 3 आपके तेजा अब तक क्रैश हो चुके हैं, हमारा JF-17 अभी तक उस तरह से कहीं क्रैश नहीं हुआ। और 5 मुल्क इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं JF-3 तो ऑफिशियली कर रहे हैं, 2 के पास एज ए वो चल रहा है ट्रायल बेसिस के ऊपर। तो ये हमारी जो इंडस्ट्री है बिल्कुल कुछ जगह पे अच्छी भी है। कुछ अर्से पहले मैंने देखा था आप लोग ने कि गलत टेक्नोलॉजी ले ली है, वो क्या होती है SU-30। अब सर तो एयरफोर्स के ही जानते हैं कि आप ट्विन इंजन आप ले रहे हैं, 18,500 kg उसका वजन है, 30 मीटर का उसका 30 फीट का उसका विंग स्पैन है, इतना बड़ा जहाज, जबकि बियॉन्ड विजुअल रेंज BBR मिसाइल्स का दौर है। आप कहते हैं भाई मनूवरेबिलिटी का दौर है, एयर डिफेंस इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि आप 2 इंजन्स लेकर उसको कैसे सारी चीजें ठीक है मेजर नदीम शेख, सारी चीजें ठीक है। अच्छा, यहाँ पे साहिद सर कुछ कहना चाह रहे हैं, सारी चीजें बिल्कुल ठीक है मेजर नदीम शेख। दरअसल बात यह है कि इंडिया का रिस्पॉन्ड आपने किया, चलिए बहुत बड़ी काबिल तारीफ है कि कम से कम 80 साल एक देश को अगर जन्म लेते हुए हुआ तो 80 साल के बाद ही सही कम से कम उसने रिस्पॉन्ड करने की क्षमता को एक तरह से पहल की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि लोकतंत्र कहाँ गया, जनता को क्या मिला? बजट को लेकर पहले ही इतने बड़े स्यापे होते हैं, पाकिस्तान भ्रष्टाचार के नाम पर है, अब तो पूरा बजट भी, पूरा जो भी पैसा है, अगर ये कहा जाए कि साहिद सर वो अगर आर्मी चीफ की जेब में भी चला जाए तो पूछने वाला कोई नहीं है। पाकिस्तान का माई बाप दरअसल में अब कोई रहा ही नहीं।
जी नैना जी, देखिए सबसे आश्चर्य की बात ये होती है कि किसी को इस तरह का पावर देना कि वो कुछ भी करे उसके ऊपर चार्ज नहीं लग सकता, ये मतलब हैरानी पैदा करती है कि कैसे वहां के लोग हैं जो इस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। कोई खून भी कर दे, कुछ भी करे वहां पे, उसके ऊपर कोई ताउम्र, सिर्फ ये सर्विस में नहीं, ताउम्र उसके ऊपर ये तो वो बात हो गई आलोक साहब सर, हमेशा हम सुनते हैं सन की तानाशाह, कभी किसी दूसरे देश में हिटलर शाही, तो एक और मैं नाम नहीं लेना नहीं चाह रही, लेकिन क्या वही सन की तानाशाह या फिर वो हिटलर शाही पड़ोस में भी आ गई है क्या अब हमारे? जी देखिए नैना जी, बात यह है ना कि इनको अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक ही साथ हम दो मुल्क आजाद हुए। आप देखिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट देखिए, हमने किस तरह से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, हमने कैसे अपने डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को मजबूत किया, डेमोक्रेसी को मजबूत किया। इसके कारण आज जनता का शासन यहाँ पे रहता है। इसके कारण यहाँ कभी मिलिट्री रूल नहीं हुआ, सैनिक शासन नहीं हुआ। वहां तो कहने के लिए प्रजातांत्रिक शासन है, सारे डिसीजन तो मुल्ला मुनीर साहब लेते हैं। आज उसको कानूनी जामा भी पहना दिया गया है। तो इस तरह की बातें आप देखिए, कितने IITs हमने बनाए, हमने कितने IIMs बनाए, जो आज अमेरिका में जाकर के अमेरिका का मेन जो टेक्नोलॉजिकल फोर्स है वो इंडियन IITs का है। सर हमने IIT IIM बनाए और पाकिस्तान ने आर्मी चीफ बनाए, मिलिट्री रूल बनाया। जी जी अब देखिए, एक छोटा सा शेर नाना जी इनके लिए, जो मुस्कुराते रहते हैं उसके लिए, अपनी मुस्कुराहटों के पीछे गम का समंदर रखते हैं, किस हाल में है किसी को पता न चले, दिखावे के लिए खुशनुमा मंजर रखते हैं। क्या बात है सर। सज्जाद जल्दी से। पंडित अमलोक साहब जो है वो बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, पाकिस्तान तरक्की करे। मैं मानने के लिए तैयार हो गया मेजर साहब की बात के साथ, बिल्कुल जो है शाना बशाना की कमियां भी हैं, कोताहियां भी हैं, गलतियां भी हैं। सिर्फ मुझे ये बता दे कि आपने और हमने एक ही दिन आजादी की थी, एक दिन का फर्क था। तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो आपकी ठुकाई हुई थी मई 2025 में, ये काफी है या मजीद भी हम तरक्की करें, या मजीद भी हम जो है JF-70 थंडर J-10C खुश रहने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। सज्जाद, आप उसी ठुकाई पिटाई इन्हीं सारी चीजों में खुश आपको रहते हुए नजर आते हैं। ये जरा सोचिए कहां से कहां दुनिया पहुंच गई, और आप आजाद नहीं हुए, आप गलत शब्द का इस्तेमाल बंद करते हैं। पाकिस्तान का जन्म हुआ था 14 अगस्त को। राजन सर, आपकी इस बात पे कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं सर? कुछ नहीं यार, अभी तो एनालिसिस आने US से, उनके सारे पढ़ो यार, अपना सोशल मीडिया मत देखो। वो जो इनका वो क्या, वो मिनिस्टर जो बोल रहा था, कहाँ लिखा है, कहता है सोशल मीडिया पे है। ये वही सोशल मीडिया लेके घूम रहे हैं ऐसे, मतलब नॉट इवन इंटेलेक्चुअली, मतलब बात करने की भी जरूरत नहीं है यार। जहाँ आपको सैटेलाइट फोटो दिखाई जा रही है, जहाँ आपको इतना दिखाया जा रहा है, मैं एक फोटो नहीं, एक साला कुछ नहीं, मतलब हवा में सही, यही तो बात हो जाती है। देखिए ना, यही झूठा चूरन दे देकर वहां पर, यस बिल्कुल, यही झूठा चूरन दे देकर काम हो गया पाकिस्तान में। यही झूठा चूरन देकर आपने फील्ड मार्शल को फील्ड मार्शल बना दिया, और फिर से POK में या पाकिस्तान की आवाम की जिन्होंने हत्या की पाकिस्तान की सेना ने, आपने सीधे उनको तमगे लौटा दिए, तमगे बना दिए, तमके लगा दिए, और एक और बड़ी चीज दे दी। सबसे महत्वपूर्ण बात, वेल आप सभी मेरे साथ चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत शुक्रिया, वक्त इतना ही था। लेकिन पाकिस्तान का हाल है, लोकतंत्र चले तो शाम तक, वरना आर्मी चीफ के मूड तक। और फिलहाल आर्मी चीफ का जो मूड है वो सब कुछ अपने कंट्रोल में करने की नजर आते हैं। वो कंप्लीट, हर ये कहा जाए कि वो बन चुके हैं चीफ ऑफ एवरीथिंग। देश का बेड़ा गर्क हो तो होता रहे, जनता मरती है तो मरती रहे, किसी से कोई मतलब नहीं। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।